हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कंप्यूटर साइंस विद पाइथन वीडियो सीरीज़ में। और इस वीडियो सीरीज़ का ये आज थर्ड वीडियो है। एंड जो लास्ट दो वीडियो थे उसमें हम लोगों ने यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था। आज हम लोग सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे, सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट्स। देखिए, कभी जब भी आप कंप्यूटर पे वर्क करना चाह रहे हैं या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी आप नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है, आपको बेसिक कंपोनेंट्स के साथ में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि किसी भी टास्क को जब हम करते हैं तो टास्क स्टार्ट करने से पहले अगर हम उसको एनालाइज कर लेते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं, तो हमारे लिए आसान हो जाता है उस पर्टिकुलर टास्क या उस पर्टिकुलर जो आपको असाइन होता है वर्क, उसको फिनिश करने में। ओके, सो कंप्यूटर के बारे में आप अगर नॉलेज ले रहे हैं और कंप्यूटर स्टडी कर रहे हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं, तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं, सो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आपके एसेंशियल पार्ट्स होते हैं आपकी कंप्यूटर सिस्टम के। विदाउट दीज पार्ट्स वी कैन नॉट इमेजिन अ कंप्यूटर सिस्टम। हार्डवेयर आपके वो पार्ट्स होते हैं जो आपके टेंजिबल होते हैं और जिनको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। सो जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स आप अपने कंप्यूटर के अंदर देखते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, जैसे आपका कीबोर्ड है, आपका माउस है, आपका मॉनिटर है, ओके, आपका प्रिंटर है, आपका जो वायर्स हैं वो सब क्या है, आपके हार्डवेयर है। सो सॉफ्टवेयर इज जनरल टर्म यूज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ योर कंप्यूटर। अगर आप सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपके जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म कौन करता है, सॉफ्टवेयर। सो सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ, आई कैन से, प्रोग्राम्स। यानी कि बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलके आपका क्या बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ओके, नाउ बात करूँ मैं अगर प्रोग्राम्स क्या होते हैं। सो प्रोग्राम्स आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मिलके आपका कोई प्रोग्राम बनाते हैं। यानी कि अगर मुझे कोई टास्क परफॉर्म करना है तो मैं उससे रिलेटेड जो कमांड्स लिखता हूँ, दैट आर योर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होते हैं, देन आपका वो ऑपरेशन परफॉर्म हो पाता है। सो दीज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो आप कमांड, सेट ऑफ आपकी कमांड्स होती हैं, वो आपके क्या कहलाती हैं, प्रोग्राम्स। एंड ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स अगर कंबाइन होके आपको एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए कोई पैकेज बना के देते हैं, तो वो पैकेज क्या कहलाता है, आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। यानी कि सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। ओके, ये आपका कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है, और प्रोग्राम आपका जो है पर्टिकुलर कोई सिंगल प्रोग्राम होता है, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, सेट ऑफ कमांड्स होता है, राइट। इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। और जितने भी आपके सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके किसी पर्टिकुलर टास्क को हम परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन करते हैं। नाउ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जो आप सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं, जो सॉफ्टवेयर आप बनाते हैं, वो आपका हार्डवेयर कंपेटिबल होना चाहिए। यानी कि वो उस हार्डवेयर पे वर्क करना चाहिए। ओके, अदरवाइज़ क्या होगा, अगर उनमें कंपेटिबिलिटी नहीं होगी तो आपका वो प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं बन पाएगा और आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे। बहुत बार ऐसा होता है कि आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, कोई गेम डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल में, अपने डेस्कटॉप पे, और वो नहीं काम करता है आपके डेस्कटॉप पे, जस्ट बिकॉज उसकी कोई ऐसी फाइल्स हैं जो कंपेटिबल नहीं है आपके सिस्टम से रिलेटेड। सो वो उस पर काम नहीं कर पाता है। तो जो भी ज़्यादातर वैसे गेम्स और आपके जो भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए जाते हैं, वो मैक्सिमम आपके जो हार्डवेयर हैं उनको ध्यान में रख के किए जाते हैं, सच दैट हर एक हार्डवेयर पे आपका वो वर्क कर सकें। यानी कि कोशिश क्या होती है कि आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाए। फिर भी आपका कई बार ऐसा होता है कि आपके कई सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं वो रन नहीं कर पाते हैं। जैसे विंडो का कोई सॉफ्टवेयर है, अगर आप उसको लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करवाते हो तो वो नहीं कर पाता है, क्योंकि वो उससे कंपेटिबल नहीं होता है। सो कंपेटिबिलिटी इज़ इम्पोर्टेंट वन। ओके, उन दोनों में आपका कोऑर्डिनेशन सही होना चाहिए, हार्डवेयर और
सॉफ्टवेयर के अंदर। बात करें अगर हम सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर फर्दर आपके डिफरेंट कैटेगराइज होते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। सबसे पहला जो है दैट इज़ योर सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओके, योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर आर इम्पोर्टेंट वन, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर की बगैर आप इमेजिन नहीं कर सकते किसी भी सिस्टम पे काम करना या कंप्यूटर पे काम करना। क्योंकि अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि मैं कहूँ अगर आपके कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, सो हाउ यू विल इंटरेक्ट विद योर कंप्यूटर। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर इन बाइनरी लैंग्वेज। 0-1 की लैंग्वेज में अगर आप इंस्ट्रक्शन देंगे, डायरेक्टली देंगे कंप्यूटर को, सो आप 10 याद रख सकते हैं, 1000 रख सकते हैं, 5000 इंस्ट्रक्शंस याद रख सकते हैं, बट दैट आर नॉट एनफ, ओके, क्योंकि 5000 भी याद रखना इट्स नॉट इजी टास्क, ओके। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के लिए, ओके, उसके बगैर आपका कंप्यूटर सिस्टम वर्क नहीं करता है। नाउ सेकंड इज़ योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका किसी भी अगर कोई आपका टास्क है, कोई स्पेसिफिक टास्क है, उसके लिए अगर हम कोई पैकेज या सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प से आपको आप उसको रन कर पाते हैं। यानी कि अगर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके पास है, देन आप उस प्लेटफॉर्म की हेल्प से आप अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कॉन्फ़िगर कर पाते हो अपने कंप्यूटर के अंदर, एंड देन उस पर्टिकुलर जिस स्पेसिफिक टास्क के लिए उसको डिज़ाइन किया गया है। जैसे आपका गेम है तो आप गेम से रिलेटेड सॉफ्टवेयर यूज करते हो, आप कोई एप्लीकेशन या रिपोर्ट राइटिंग डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो MS वर्ड या रिलेटेड सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हो, तो दीज सॉफ्टवेयर्स आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए जाते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स आपके होते हैं जो आपके कंप्यूटर को प्रिवेंट करते हैं, किससे, जो आउटसाइड नेटवर्क है उससे अगर कोई हार्मफुल आपके मालवेयर्स, स्पाईवेयर्स आते हैं, या जो भी डेटा आपका नेटवर्क के थ्रू आपके सिस्टम में आता है और उसको आप फ़िल्टर करते हैं, तो वो आप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से कर सकते हैं। वायरसेस को फाइंड आउट करना, डिलीट करना, ओके। सो एंटीवायरस रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, दीज आर इन कैटेगरी ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सो ये तो एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया, हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। जो आपके सॉफ्टवेयर हैं वो जनरली 3 कैटेगरीज में हम स्टडी कर रहे हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका फर्दर ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है या लैंग्वेज ट्रांसलेटर हो सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग स्टडी करेंगे, साथ में हम लोग लैंग्वेज ट्रांसलेटर पढ़ेंगे। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का काम होता है जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, यानी कि जनरली आप कंप्यूटर से इंटरेक्ट किससे करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में करते हैं, वो आपके लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज जो आप इंग्लिश में उससे इंटरेक्ट करते हैं कंप्यूटर से, उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज दैट मीन्स बाइनरी लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जहाँ भी मैं यूज कर रहा हूँ दैट मीन्स बाइनरी लैंग्वेज, और बाइनरी का मेरा मीनिंग है 0 और 1 की लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझता है, ओके। सो आपका जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर, ये सॉफ्टवेयर्स आपके मशीन जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज होता है उसको मशीन यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। मशीन और बाइनरी लैंग्वेज इज़ द सेम वन, और सिनोनिम्स होते हैं, और तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट इज़ योर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, जो मैंने बताया जितने भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स होते हैं दीज आर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स पढ़ेंगे, कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जनरल पर्पज़ के लिए होते हैं और कुछ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर पाते हैं, ओके। नाउ बात करते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू कोऑर्डिनेटिंग योर कंप्यूटर ऑपरेशंस, ओके। आपके कंप्यूटर ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हैं एंड मैनेज करते हैं, एक तरीके से मैनेजर की तरह काम करते हैं। जितने भी आपके टास्क आपके कंप्यूटर के पास होते हैं उन सबको मैनेज करना, उनको यूटिलाइज करना इन अ डिफरेंट वेज। एक से ज़्यादा प्रोसेस एक साथ काम कर रहे हैं तो उनको किस प्रोसेस को कितना टाइम देना है, किसको कम टाइम देना है, वो सब डिसीजंस जो है आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से लिए जाते हैं। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हम लोग पहले से प्रोग्राम्ड होते हैं, उनको हम
परमानेंट मेमोरी में स्टोर करवाते हैं सच दैट वो कभी इरेज ना हो, राइट। नाउ running application programs are designed to control the operations of computer systems, and system softwares direct the computer what to do, when to do and how to do। यानी कि आपके जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके कंप्यूटर में जितनी भी आपके ऑपरेशंस होते हैं, परफॉर्म होते हैं, उनको किस ऑपरेशन को कब करना है, कैसे करना है और किस वे में करना है, वो सारा डिसीजन कौन लेता है? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर से लेते हैं। सो हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। बात करें अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इम्पोर्टेंट वन, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम यू कैन नॉट इमेजिन टू वर्क विद अ कंप्यूटर सिस्टम। सो जितने भी आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वर्क होता है हार्डवेयर का, क्यों कि प्रिंटर कब आपका वर्क करेगा, कब आपका कीबोर्ड से इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हैं, उन सब को कौन सुपरवाइज करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सुपरवाइज करता है। इट मैनेज ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग एक्टिविटी विद इन अ कंप्यूटर सिस्टम। वो चाहे आपकी इनपुट यूनिट से कोई इंस्ट्रक्शंस आ रहा हो या आउटपुट में आपको डिस्प्ले करवाना है, आपका हार्डवेयर जो आपके प्रिंटर हैं, प्लॉटर हैं, जो भी अटैच्ड हैं, मॉडेम आपका अटैच है, सो इन सब को आप जो मैनेज करता है, जो सुपरवाइज करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वर्क एज ए मैनेजर ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम। हर एक आपके रिसोर्स को यूटिलाइज करना किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की। नाउ इसको इस तरीके से समझा जा सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपका मेन पार्ट होता है CPU का, ओके, और जो आपका यूजर होता है, ओके, ये आपका फॉर एग्ज़ाम्पल हार्डवेयर है, ओके, और अगर आपका यूजर इससे इंटरेक्ट करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? इस यूजर को आपके हार्डवेयर, आपकी मशीन से इंटरेक्ट कराने के लिए एक इंटरफेस का काम करता है, एक मीडिएटर का काम करता है। जस्ट बिकॉज आपका जो कंप्यूटर है वो क्या लैंग्वेज समझता है? बाइनरी लैंग्वेज समझता है, ओके, मशीन लैंग्वेज समझता है, बट आप इंस्ट्रक्शंस 0-1 में नहीं दे पाते हैं। आप किस में देते हैं इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को? हाई लेवल लैंग्वेज में। किस में देते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज में, यानी कि आप इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को। सो इस हाई लेवल लैंग्वेज को कौन इंटरप्रेट करके, कौन चेंज करके कंप्यूटर को समझाता है? दैट इज़ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट इज़ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, उसको ट्रांसलेट करता है कंप्यूटर को। ये हम लोग लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी इसमें यूज़ करेंगे, लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी इसमें काम करते हैं, जो मैं बता रहा हूँ हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में। बट ये जो आपका कन्वर्जन है और कौन सा ट्रांसलेटर कब काम कर रहा है, किस प्रोसेस को क्या टाइम देना है, वो सब मैनेज कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है आपका कि आपके जो डिफरेंट टास्क हैं और आपके किस प्रोसेस पे स्विच करना है, कौन सा प्रोसेस कितने टाइम तक आपका वर्क करेगा, वो सारे टास्क आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। ये बिल्कुल वैसा ही काम करता है जैसे अगर आपको कोई दूसरी लैंग्वेज जो है नहीं आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मलयालम आपको नहीं आती है और मलयालम कैंडिडेट अगर आपसे बात करेगा तो आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर एक ऐसा ट्रांसलेटर कैंडिडेट है आपके पास में जो मलयालम को हिंदी में कन्वर्ट कर देता है और हिंदी को मलयालम में कन्वर्ट कर देता है, तो आप लोगों का इंटरेक्शन जो है वो आसान हो जाता है। यानी कि जो हिंदी आपकी लैंग्वेज है और मलयालम आपकी लैंग्वेज है, ओके, अगर आप इन दोनों को इंटरेक्ट करवाना चाहते हो, ओके, कि सच दैट हिंदी कैंडिडेट मलयालम समझ सके और मलयालम लैंग्वेज हिंदी समझ सके, तो आपको एक मीडिएटर की ज़रूरत होती है, दैट इज़ योर लैंग्वेज ट्रांसलेटर और ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, OS। सो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका ये आपका टास्क होता है कि वो किस तरीके से मैनेज करेगा इन चीज़ों को, और लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करता है? आपका
इस जो लैंग्वेज होती है हाई लेवल लैंग्वेज उसको कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। सो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके डिफरेंट अवेलेबल है मार्केट के अंदर, जैसे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, और पॉपुलर वन इज़ योर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पॉपुलर है। आप ज़्यादातर ऑफिस वगैरह में ऑर्गेनाइजेशंस में देखते हैं विंडोज़ यूज होता है। विंडो 7, विंडो 8 और विंडो 10 आजकल ज़्यादा पॉपुलर हैं, ज़्यादा यूज हो रहे हैं। और यूनिक्स है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, सोलरिस है। सो ये डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। लिनक्स आपका जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसका कोड फ्रीली अवेलेबल है, आप इसके कोड को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं और प्रोटेक्टिव भी होते हैं। लिनक्स जो है प्रोटेक्टिव सॉफ्टवेयर है, ओके, यानी कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड अगर मैं बात करूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत क्या है, सो जैसा मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है सच दैट बाकी सारी एप्लीकेशन जो हैं वो उस पर रन कर सकें। अगर आप बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के, आप इमेजिन कीजिए आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, गेम्स, ये कैसे चला पाएंगे? ओके, सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट योर डिफरेंट टास्क ऑन कंप्यूटर सिस्टम विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, आपको इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। क्या करवाता है? इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है, किससे? कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए। ओके, एंड वन मोर थिंग इज़ दैट कि जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है, ओके, वो आपके उसमें जो आप डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं वो इनपुट रिलेटेड है या आउटपुट रिलेटेड है, ओके, आपके प्रोसेसिंग रिलेटेड हैं, वो सब मैनेज भी करना है। तो उसके लिए आपको एक इस तरीके का सिस्टम सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट थी जो इन सब चीज़ों को फुलफ़िल कर सके, यानी कि हैंडल कर सके। सो दैट इज़ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो वी कैन से ये आपका रिसोर्स मैनेजर होता है। जितने भी रिसोर्स होते हैं, जितने भी आपके टास्क होते हैं, उनको यूटिलाइज करना एक प्रॉपर वे में, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूरी होता है आपको कंप्यूटर में डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए। ओके, वेरियस एप्लीकेशंस के को जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर बात करूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो सबसे पहला फंक्शन जो है वो होता है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट पे यहाँ पे मीनिंग है जितने भी काइंड ऑफ प्रोसेस क्या होता है? सिंपल, जो भी आपका टास्क परफॉर्म करते हैं, जो भी आप सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं, जैसे ओके आप वर्ड पे काम कर रहे हैं, आप कोई म्यूजिक चला रखा है आपने, साथ में आप कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं, तो दीज आर योर प्रोसेसेस। ओके, जो आप कंप्यूटर पे CPU को यूटिलाइज करने के लिए जो काम स्टार्ट करते हैं, कोई भी एग्जीक्यूटेबल फाइल आप रन करवाते हैं, दैट इज़ योर प्रोसेस। नाउ उन प्रोसेस को शेड्यूल करना, उन प्रोसेसेस को टाइम शेयरिंग करना कि किस पर्टिकुलर शेड्यूल आपका प्रोसेस को पहले शेड्यूल करना है, किस प्रोसेस को टाइम CPU बाद में देगा, किसको टाइम पहले देगा, और वो प्रायोरिटी बेस होगा या प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव बेस होगा, ये डिसाइड करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। सो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग से यहाँ पे मेरा मीनिंग है कि आपके कंप्यूटर के पास फॉर एग्ज़ाम्पल 3 प्रोसेस हैं, P1, P2, P3। वो प्रोसेस डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेस हो सकते हैं, वो चाहे आपका म्यूजिक है या फिर आपका कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल जो आपका वर्ड पे काम कर रहे हैं, और साथ में आपका कोई एडिटिंग एक्सेल रिलेटेड वर्क भी कर रहे हैं। सो आप कोई नया जो गेम है वो इंस्टॉल कर रहे हैं। सो दीज आर द प्रोसेसेस। सो आपका CPU जो है वो बिजी होता है डिफरेंट प्रोसेसेस को करने में। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि CPU पे कौन सा काम पहले परफॉर्म होगा, यानी कि कौन सा टास्क, कौन सा प्रोसेस पहले कंप्लीट होगा, कौन सा बाद में कंप्लीट होगा, ये आपका जो डिसाइड करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट करता है। और जो जिसकी प्रायोरिटी हाई होती है,
ओके, जैसे कोई इंटरप्ट आ जाती है, कोई अर्जेंट इंटरप्ट आ जाती है, वो चाहे कीबोर्ड रिलेटेड हो या फिर कोई आपका प्रिंटर रिलेटेड हो। जैसे आप कोई भी टास्क कर रहे होते हैं, बीच में अगर आपने कोई प्रिंट दे दिया तो पहले प्रिंट वाला काम करते हैं, प्रिंट वाला काम जो है वो पहले परफॉर्म हो जाता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसको आपका जो है CPU हायर प्रायोरिटी में कंसिडर कर लेता है और वो उसको प्रिंट आउट पहले दे देता है। ये प्रायोरिटीज हम लोग जनरली जैसे चेंज भी कर देते हैं। कई बार आप अगर आप नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास ऑप्शंस आते हैं, CD से कर रहे हो, DVD से कर रहे हो या पेन ड्राइव से कर रहे हो। तो अगर आपने CD सेलेक्ट कर रखा है तो वो पहले CD को ही आपका चेक करता है कि क्या आपके पास कोई बूटेबल CD आपने कंप्यूटर के अंदर फीड की है। अगर ऐसा नहीं है तो आप उसकी प्रायोरिटी चेंज करते हैं, देन आपका वो बूटेबल पेन ड्राइव है तो पेन ड्राइव को पहले रीड करेगा, राइट। तो ये आपकी जो शेड्यूलिंग रिलेटेड आपके प्रोसेस मैनेजमेंट होता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। अब नाउ आपका प्रोसेस भी आगे पढ़ेंगे हम लोग कि दो तरीके के हो सकते हैं, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव से यहाँ पे मीनिंग है कि अगर जैसे मैं कहूँ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ओके, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, अगर इस तरीके की शेड्यूलिंग फॉलो करता है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका, यानी कि वो चाहे आपका प्रोसेस हायर प्रायोरिटी हो या लो प्रायोरिटी, उसमें फ़र्क नहीं होता है, वो सभी को सेम प्रायोरिटी समझता है। जो पहले प्रोसेस उसके पास आता है पहले वो उसको कंप्लीट करता है, देन आपके दूसरे प्रोसेस को कंप्लीट करता है, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से करता है। लेकिन अगर आपका शॉर्टेस्ट टाइम फर्स्ट का एल्गोरिथम है, यानी शेड्यूलिंग, वो क्या करता है, शॉर्टेस्ट टाइम फर्स्ट, तो वो क्या करेगा, सबसे छोटा जो प्रोसेस होगा उसको सबसे पहले परफॉर्म करेगा। अगर आपका बड़ा प्रोसेस आ गया और उस पर काम कर रहा है, उसके बाद नेक्स्ट स्मॉल प्रोसेस आ गया, तो वो उसको उसकी बजाय दूसरे जो शॉर्टेस्ट आपका प्रोसेस होगा उसको पहले एग्जीक्यूट करवाएगा। सो दिस इज़ कॉल्ड नॉन प्रिमिटिव, यानी कि आपका प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव क्या था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जिसमें आपका प्रिम्पशन नहीं होता है, लगातार आपके जो भी प्रोसेस आते हैं वो पहले आया उसको पहले परफॉर्म करता है, यानी कि आपका स्विच करना जो होता है उसका डायरेक्ट एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे जाना, वो आपका बीच में नहीं हो पाता है। आपके सारे प्रोसेस को उनके सीक्वेंस के हिसाब से, उनके ऑर्डर के हिसाब से वो उनको एग्जीक्यूट करता है। बट नॉन प्रिमिटिव में ऐसा होता है। एंड जैसे आपका STFS शॉर्टेस्ट टाइम फर्स्ट है, यानी कि वो छोटे प्रोसेस को अगर बीच में आ गया तो उसको पहले एग्जीक्यूट कर देता है। एंड दूसरा आपका होता है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग आपका मैक्सिमम थ्रूपुट इसलिए देता है, ये क्या करता है, आपके फॉर एग्जांपल 3 प्रोसेस हैं, P1, P2 और P3। फॉर एग्जांपल इसको एग्जीक्यूट, P1 को एग्जीक्यूट होने में 10 आपके क्वांटम लगते हैं, 10 क्वांटम यानी 10 यूनिट्स लगते हैं, इसको 5 यूनिट लगते हैं और इसको 15 यूनिट लगते हैं। ओके, नाउ ये क्या करता है, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग क्या करता है, फॉर एग्जांपल 5 क्वांटम स्लॉट के एक आपका टाइम स्लॉट बना दिया कि हर एक प्रोसेस को वो इक्वल टाइम देगा CPU पे। ओके, सो क्या करेगा, आपका इस तरीके से इनको एग्जीक्यूट करवाएगा, 0, 5, 10, 15, 20 और 25। ओके, वो सभी प्रोसेस को इक्वल टाइम देगा। देखिए P1 को, फिर P2 को, फिर P3 को। P1 को क्या दिया, 10, तो ये 10 एग्जीक्यूट होने के बाद में यहाँ पे कितना बच गया, 5। ये 5 होने के बाद P2 कंप्लीट हो गया और ये 5 होने के बाद कितना बच गया, 10। फिर आपका P1 कंप्लीट हो जाएगा और फिर आपका P2, P3 और फिर P3, यानी कि वो क्या करता है, 5 टाइम इक्वल टाइम सभी प्रोसेसेस को देता है। उस प्रोसेस में अगर जो पहले कम आपका टाइम फ्रेम का होता है वो पहले कंप्लीट हो जाता है और जिसका टाइम फ्रेम ज़्यादा होता है वो लेट तक आपका CPU पे एग्जीक्यूट होता है। सो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में क्या होता है, सबको इक्वल टाइम क्वांटम अवेलेबल होता है, तो उससे क्या होता है, आपका थ्रूपुट इंक्रीज हो जाता है, आपका रिजल्ट जो है वो बेटर वे में आपको मिलता है। नाउ सेकंड जो वर्क होता है, दिस इज़ प्रोसेस मैनेजमेंट। सेकंड आपका जो काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, दैट इज़ योर डिवाइस मैनेजमेंट, कि जितने भी डिवाइस आपके कंप्यूटर के अंदर होते हैं उनको मैनेज करना। इनपुट आउटपुट डिवाइस है, आपका हार्ड डिस्क है, आपका
मॉनिटर है, कीबोर्ड है, तो इन सब को मैनेज कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। आपका बफरिंग से यहाँ पे मीनिंग है कि जो आपके इनपुट आउटपुट बफर होते हैं उनको मैनेज करना कंप्यूटर सिस्टम का काम होता है। कई बार ऐसा होता है कि आप कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं और जो ब्राउज़र पे आप देखते हैं कि ब्राउज़र पे आप कोई लिखते हैं तो वो वर्ड सजेस्ट आपको कर देता है, जस्ट बिकॉज कि आपके इनपुट बफर में उसकी कैश मेमोरी में वो डेटा आपके पास रहता है जब तक आप उसको बार बार यूज़ कर रहे होते हैं। तो रिसेंट डेटा आपका बफर में सेव होता है। और इसी तरीके से अगर आप कोई नया प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर लेके आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में आप कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज करते हैं, सीपीयू पे उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो बफर में उसकी डिटेल क्या हो जाती है? फीड हो जाती है, यानी कि उस बफर में उससे रिलेटेड एग्जीक्यूशन से रिलेटेड डिटेल आ जाती है, जिससे आपके पास जो डेटा आपको चाहिए वो अवेलेबल होता है पहले से। सो आपका जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो क्या हो जाता है? फास्ट हो जाता है, यानी कि आपका एग्जीक्यूशन क्या हो जाता है? इससे बफरिंग से फास्ट हो जाता है। और अगर इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के चाहते हैं तो आप इस तरीके से देख सकते हो, जैसे आप कोई वीडियो आप यूट्यूब पे चलाते हैं, सो वीडियो क्या होता है? बफर होता रहता है, और जो आपका कंटिन्यू आप वीडियो देख रहे हो, सो अगर वो डायरेक्ट स्ट्रीम होता है तो आपके नेटवर्क की वजह से क्या होता है? अगर आपका नेटवर्क स्लो है तो आप उस वीडियो को बार बार वो क्या हो चलता रहेगा? लोडिंग दिखाता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कभी आपकी स्पीड हाई हो जाती है, कभी स्लो हो जाती है, तो वो क्या करता है? आपका बफर करके आपके ब्राउज़र की मेमोरी में उसको स्टोर कर देता है। सो जो आगे जो वीडियो आपका चलना है वो पहले से आपके ब्राउज़र में अवेलेबल होता है। सो आपका बीच में वीडियो रुकता नहीं है, कंटिन्यूस चलता रहता है। दिस इज़ कॉल्ड बफरिंग। ओके, सो बफर में आपकी वो डिटेल आपकी पहले से आ जाती है। सो ये आपका जो काम होता है ये कौन मैनेज करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। नेक्स्ट इज योर स्पूलिंग। स्पूल जो है SPOOL, इसका मीनिंग आपका अब्रीवेशन होता है साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन, यानी कि जो आपके डिफरेंट पेरिफेरल्स होते हैं, पेरिफेरल्स होता है जो अलग से आप कंप्यूटर सिस्टम में यूज करते हो डिवाइसेस, वो आपकी पेरिफेरल्स कहलाते हैं। जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर आपने अटैच किया आपके कंप्यूटर के अंदर, नाउ अगर आपने उसको नेटवर्क में शेयर कर रखा है तो यानी कि 10 कंप्यूटर्स के साथ आपने एक सिंगल प्रिंटर शेयर कर रखा है। सो कमांड कोई भी यूज़र दे सकता है 10 में से। नाउ जो भी कैंडिडेट कमांड देता है तो आपका कंप्यूटर ये वेट नहीं करता है कि किसने कमांड दी है, जो भी कमांड उसके पास आती है वो उसको एक पूल के अंदर रख लेता है और उसको अकॉर्डिंगली आप अपना टास्क करते रहते हैं और आपका प्रिंट आउट आपके प्रिंटर पे पहुंच जाता है। यानी कि प्रिंट आउट वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है कि कौन से यूज़र का प्रिंट आउट पहले देना था, कौन से का बाद में देना था, वो आपको ध्यान नहीं रखना होता, वो दैट विल हैंडल बाय योर ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है मेमोरी मैनेजमेंट का, यानी कि जितने भी आपकी जो मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क है या फिर प्राइमरी या सेकेंडरी मेमोरी है, सो उसको मैनेज कैसे करना है, उसकी पार्टीशनिंग कैसे करनी है, वर्चुअल मेमोरी को कैसे यूटिलाइज करना है, वो आपका टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। पार्टीशनिंग से मेरा यहाँ पे मीनिंग है, जैसे आपके कंप्यूटर सिस्टम में आप देखते होंगे डी ड्राइव बनाते हैं, ई ड्राइव बनाते हैं, सी ड्राइव बनाते हैं। सो किस आपके ड्राइव में कितना स्पेस लेंगे वो आपका कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं, उस टाइम आपके पास ये पार्टीशनिंग का ऑप्शन भी होता है। फर्दर भी आप उसको चेंज कर सकते हो कि आपका कौन से ड्राइव के अंदर कितना स्पेस रहेगा, उसका पार्टीशंस आप चेंज कर सकते हैं। वर्चुअल मेमोरी से यहाँ पे मेरा मीनिंग है कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसकी जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो ड्राइव रखते हैं उसमें जितना ज़्यादा आप स्पेस रखते हैं उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जब बूट होता है कंप्यूटर तो आपकी मेन मेमोरी में लोड होता है। सो जो आपका स्पेस अवेलेबल होता है उसके पास आपकी उस ड्राइव के अंदर, वो उसको वर्चुअल मेमोरी की तरह यूज करता है। यानी कि हर एक जो प्रोसेस होता है वो उसको पेज टेबल मैप से पेज की फॉर्म में, यानी कि आपकी मेमोरी को पेज फॉर्मेट में यानी कि फ्रेम्स में डिवाइड कर देता है,
जिससे वो रेफरेंस कर सके। जैसे आपका टेबल ऑफ इंडेक्स होता है का चैप्टर से आपका बुक स्टार्ट होता है, तो उसमें सारी डिटेल होती है कि टेबल ऑफ इंडेक्स में कौन सा चैप्टर किस नंबर पेज से शुरू होता है। सो इस तरीके से पेज टेबल क्रिएट कर देता है वर्चुअल मेमोरी जो है, पेज मैप टेबल क्रिएट कर लेता है, जिससे जब भी कोई एग्जीक्यूशंस होते हैं उनको, क्योंकि सारे के सारे एग्जीक्यूशन रिलेटेड फाइल्स को वो अपने प्राइमरी मेमोरी में, अगर प्राइमरी मेमोरी आपकी कम है 1 GB है, तो उसमें वो नहीं रख सकता है सारे आपके प्रोसेसर्स को। तो वो क्या करता है, वो आपके सेकेंडरी मेमोरी में ही रहती हैं डिटेल्स, और आपकी जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसमें पेज मैप टेबल से वो उनको मैप कर लेता है। यानी कि जब आपकी रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ उसी टाइम वो उसको क्या करता है, उस रेफरेंस से, पेज मैप टेबल के रेफरेंस से उस डेटा को मेन मेमोरी में लोड करता है। ओके, ये आपका काम होता है किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है फाइल मैनेजमेंट का। फाइल मैनेजमेंट का काम से मेरा मीनिंग है कि जितने भी काइंड ऑफ आपकी फाइल्स होती हैं, जनरली आपके कंप्यूटर सिस्टम फैट फाइल फॉर्मेट को आपके जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है वो फाइल एलोकेशन टेबल यानी कि फैट फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करते हैं। एंड जो करंट है उसमें फैट फाइल की जगह हम NTFS भी यूज़ करते हैं। ओके, न्यू टाइप फाइल सिस्टम, NTFS फाइल सिस्टम भी यूज करते हैं। फाइल मैनेजमेंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, NTFS फाइल सिस्टम भी यूज़ करता है। सो ये क्या करता है, आपकी जितनी भी फाइल्स होती हैं वो टेक्स्ट बेस हो या बाइनरी बेसिस हो, उसकी कितनी साइज़ रहेगी, उसको कितना मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, और मेमोरी में उसको किस जगह वो स्टोर रहेगा, उसका एड्रेस क्या होगा मेमोरी के अंदर। ओके, आप किसी भी फाइल को एडिट करते हो, कॉपी पर करते हो, कट करते हो, पेस्ट करते हो, सो ये सारे टास्क जो हैं करते हैं फाइल से रिलेटेड, वो आपका कौन मैनेज करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। नाउ अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम फर्दर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका सिंगल यूज़र सिंगल टास्क, इस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक टाइम में सिर्फ एक ही यूज़र काम करता है और वो एक बार में एक ही आपके टास्क यानी एक एप्लीकेशन पे ही काम कर पाता है। तो जनरली जो स्टार्टिंग में आपके सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम आए थे, MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वो आपका सिंगल यूज़र बेस था, यानी कि एक यूज़र ही एक टाइम में उस पर काम कर पाता था। और ये आपके कमांड बेस होते थे, यानी करैक्टर बेस कमांड होती थी इनमें, यानी कि हमें जितनी भी कमांड होती थी वो लिखनी होती थी लैंग्वेज के अंदर। ओके, वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं थे। नाउ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो GUI आपके थे, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, हम इसमें कम्युनिकेट कर पा रहे थे। तो जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आया आपके पास वो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम था, यानी कि एक से ज़्यादा यूजर्स जो है कंप्यूटर सिस्टम को यूज कर सकते थे एक सिंगल टाइम में। और जनरली इसका यूज जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशंस में हुआ। जो मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर्स आए आपके, वो आपके मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड थे। सो मल्टी यूज़र जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो जो आपके, मैं कहूँ कि साइंटिफिक या फिर ऑर्गेनाइजेशनल जो आपके बड़े टास्क आपके परफॉर्म करने होते हैं, जैसे वेदर फोरकास्टिंग एंड ऑल, उसके लिए हम लोगों ने यूज़ किए। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें एक से ज़्यादा प्रोसेस एक साथ काम कर सकें, यानी कि पैरेलल प्रोसेसिंग जिसमें परफॉर्म हो सके, एक से ज़्यादा टास्क एक साथ हम लोग कंप्यूटर पे कर पाएँ। यानी कि एक साइड आपका कंप्यूटर में म्यूजिक भी चल रहा है, आपका एडिटिंग वर्क भी चल रहा है, साथ में कोई सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो रहा है। तो दीज आर कॉल्ड मल्टी ऑपरेटिंग प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि एक से ज़्यादा प्रोसेस आपका एक साथ रन होता है जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो उसको हम लोग कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आपका कंप्यूटर में लिनक्स है, यूनिक्स है, विंडोज 7 है, ये सारे के सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये मल्टी प्रोसेसिंग होते हैं। इनमें हम लोग एक से ज़्यादा प्रोसेस को एक साथ रन करवा सकते हैं। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मेरा मीनिंग है कि जिसमें CPU टाइम को एक से ज़्यादा प्रोसेस एक साथ यूटिलाइज़ कर पाएँ। तो ऐसे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो टाइम शेयरिंग होते हैं। और ये आपके राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग टेक्निक यूज करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आपका जितने भी प्रोसेस होते हैं उनको इक्वल टाइम क्वांटम एक साथ अलॉट होता है।
तो वो आपका क्या कहलाता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहलाते हैं। सो विंडो 95 के बाद जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आए विंडोज़ के, वो सारे क्या थे, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे। मल्टीटास्किंग भी होते हैं ये, क्योंकि एक से ज़्यादा टास्क इन पे हम लोग एक साथ परफॉर्म कर पाते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसमें टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि हार्ड टाइम बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, यानी कि टाइमिंग में अगर मिसमैच हो गया तो आपका सिस्टम फेल हो जाता है। जैसे रोबोटिक्स से रिलेटेड आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर ट्रैफिक लाइट का जो मैं कहूँ कि हैंडल करना है, यानी कि जिसमें टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, डेडलाइंस जो होती हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं। तो ऐसे जो ऑपरेटिंग सिस्टम हो वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपके ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, आपका जो प्रोसेस है स्टोर्ड एंड प्रोसेस ऑन है मल्टीपल लोकेशन, यानी कि एक से ज़्यादा लोकेशन पे जो नेटवर्क बेस आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। जैसे आपका सर्वर है, गूगल का सर्वर है, वो आपका एक जगह है, बट उसका हम लोगों ने उसको कैसे क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डिफरेंट जगह, उसके फर्दर ब्रांचेज बना दी और उनको एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं नेटवर्क की हेल्प से। सो दीज ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम हम उनको बोलते हैं जिसमें हमें यूजर जो है मशीन से इजी वे में इंटरेक्ट कर पाए, और ये जनरली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होते हैं, GUI होते हैं, यानी कि इसमें कमांड्स आपकी क्या होती है जनरली, या तो हम डायरेक्ट आइकन्स बेस होते हैं, हर एक कमांड के लिए आइकन बना होता है। जैसे नेविगेट करने के लिए आपका माई कंप्यूटर बना है, C ड्राइव बनी है, D ड्राइव बनी है, इस ईजी आपसे कम्युनिकेट हो जाए। ऊपर जैसे आपका कोई भी विंडो ओपन होती है तो क्लोज बटन है, मिनिमाइज है, मैक्सिमाइज है, तो ये पिक्चर्स फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होते हैं, तो आपको समझना और आसान हो जाता है। तो इस तरीके का जो आपका इंटरेक्टिव इंटरेक्शन होता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में, तो वो आपका क्या होता है, GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, इनको हम बोलते हैं इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, नाउ जो कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनमें सबसे पॉपुलर जो है दैट इज़ योर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया, और जो करंट इसका वर्जन है दैट इज़ विंडो 8, विंडो 10, और उसके बाद भी एक जो विंडो का नेक्स्ट वर्जन आ रहा है वो जस्ट मार्केट में लॉन्च हुआ है, बट वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। सो विंडो 10 जनरली हम लोग यूज कर रहे हैं आज के टाइम में। एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फ्रीली अवेलेबल है एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जिनको कोई चार्ज नहीं होता है, पेड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होते हैं, इनको यूज करने के लिए हमें कोई फ़ीस नहीं पे करनी होती है। और ये जो इसका जो वेबसाइट है linux.org, उस पे जाके हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। एंड इसका जो कोड होता है वो फ्रीली अवेलेबल होता है, इसलिए अगर आपको लैंग्वेजेस की नॉलेज है तो आप उसमें कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो आपका है दैट इज़ योर बॉस जो है आपका मेड इन इंडिया ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मैं कहूँगा पहला मेड इन इंडिया ऑपरेटिंग सिस्टम भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस, जो आपका लिनक्स बेस्ड था। ओके, आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम था। एंड जो इसके सपोर्टिव वेब ब्राउज़र था दैट इज़ योर फायरफॉक्स, और मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस और फाइल शेयरिंग हम लोग इसमें इजीली कर पाते थे। ओके, सो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ ये। और उसके बाद जो आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आया, यूनिक्स आपका 1969 में आया बेल लैब्स के अंदर, और ये आपका पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जो मल्टीटास्किंग था और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम था, यानी कि एक से ज़्यादा यूज़र एक साथ उस पर काम कर पाते थे। एंड अभी भी जो आपके मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर जो होते हैं वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करते हैं, यानी कि जहाँ पे आपको मोर देन 1 यूजर्स एक साथ आपको वर्क ऑन करना है तो आप यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का हेल्प लेते हैं। और नेक्स्ट जो है दैट इज़ योर सोलरिस, ये भी आपका फ्री यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो सन माइक्रो सिस्टम जो जावा लैंग्वेज है जिस कंपनी ने डेवलप किया, उसी ने सोलरिस ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया। एंड ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज़ क्वाइट स्केलेबल एंड यूज फॉर वर्चुअल मशीन्स। जनरली हम लोग जो किसी भी एक सर्वर का वर्चुअल प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं तो उसमें जनरली हम लोग सोलरिस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं।
मोबाइल से रिलेटेड भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। जिस तरीके से आपका डेस्कटॉप वर्क करता है ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से, इन द सेम वे आपके जो कंप्यूटर सिस्टम, जो आपके मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, उनमें भी आपका क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। यानी कि जो टास्क आप परफॉर्म कर पाते हैं, जैसे आपका जो स्मार्टफोन्स होते हैं, दे आर बिहेव लाइक ए कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि उनमें वो सारी फैसिलिटीज़ आज अवेलेबल हैं, आज के करंट टाइम में, मॉडर्न टाइम में, जो आपके किस में होती हैं, आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होती हैं। सो जस्ट बिकॉज उनके अंदर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मोबाइल फ़ोन्स के अंदर, वो सारी फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल करवाता है, जैसे टच स्क्रीन, ब्लूटूथ, वाईफाई, जीपीएस, मोबाइल नेविगेशन, कैमरा यूज़ करना है, म्यूजिक प्लेयर यूज़ करना है, एंड मैनी मोर। सो ये सब आप किसकी हेल्प से यूज़ कर पाते हो, जैसा आप डिफरेंट एप्लीकेशंस का यूज़ कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो कंप्यूटर के अंदर ये सारी एप्लीकेशंस आप यूज़ कर पाते हो किससे, किसकी हेल्प से, जो कंप्यूटर के अंदर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सॉरी आपके स्मार्टफोन के अंदर जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सो सबसे पॉपुलर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है स्मार्टफोन्स के लिए, दैट इज़ योर एंड्रॉयड। और ये आपका इसका पहला जो वर्जन है वो 2007 में रिलीज़ हुआ, और करंट में इसका जो वर्जन चल रहे हैं, जैसे आपका जेली बीन्स है, इसके बाद भी बहुत सारे आगे किटकैट वर्जन है, बहुत सारे आपके नए वर्जन्स एंड्रॉयड में आगे, और बहुत ही पॉपुलर है एंड कस्टमाइज है, और स्मार्टफोन्स के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड मार्केट में भी इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। सिम्बियन जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो नोकिया ने डिज़ाइन किया था, और ये आपका नोकिया बेस जो सीरीज़ आई थी S60, S80, S90 सीरीज़, उनमें जनरली यूज किया गया। एंड नोकिया के फ़ोन अदर किसी इंस्ट्रूमेंट में सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नहीं हुआ, और जो एंड्रॉयड बेस एप्लीकेशंस थी वो सिम्बियन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी परफॉर्म हो पाती हैं। बट ये इसकी लिमिटेशंस क्या थी कि ये अदर प्लेटफॉर्म्स, जो अदर आपके स्मार्टफोन्स हैं, उसमें ये यूज़ नहीं हो पाया। ओके, एंड सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली नोकिया के फ़ोन्स में आपको देखने को मिलेगा। सो ये बात होती है आपकी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल बेस ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। सो मोबाइल बेस ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसी तरीके से काम करते हैं जिस तरीके से आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर के जो मोबाइल फ़ोन्स काम कर ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। ओके, बिल्कुल इंटरफेस का प्रोवाइड करता है। आप अपने कंप्यूटर पे देखते होंगे, मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन पे देखते होंगे, जो कंप्यूटर में आप टास्क परफॉर्म करते हो, सारे टास्क आपके किस पे हो पाते हैं, मोबाइल फ़ोन पे भी हो पाते हैं, जस्ट बिकॉज द कॉन्सेप्ट इज़ सेम। ओके, वो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम में वर्क कर रहा है, इन द सेम वे आपके मोबाइल फ़ोन में ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। नाउ नेक्स्ट सेशन में जो है वो हम लोग लैंग्वेज प्रोसेसर स्टडी करेंगे। तब तक कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, एंड अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। कोई चीज़ नहीं समझ में आई है उसको नोट कर लें और उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लें। वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।